आज की कानूनी पड़ताल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं श्रीमती अर्चना पाटिल बनाम कर्नाटक राज्य मामले की। ये प्रस्तुति है स्कूट लीगल ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज की। सटीक और गोपनीय बहुभाषी कानूनी दस्तावेजीकरण के लिए आपका विश्वसनीय साथी। आज हम कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय पर विस्तार से बात करेंगे। तो इस मामले में जैसा मुझे पता है, याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत जो एफआईआर और चार्जशीट थी उसे रद्द करने की मांग की थी, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। मामला यही था। तो शुरुआत करते हैं। इस केस के तथ्य क्या थे, मतलब हुआ क्या था? हाँ, देखिए, ये मामला 2024 का है। कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने आया। इसमें शिकायतकर्ता यानी पीड़ित लड़के की मां ने आरोप लगाया था। उनका कहना था कि याचिकाकर्ता, जो एक महिला कलाकार हैं, करीब 48 साल की, उन्होंने उनके नाबालिग बेटे का, जो उस समय कोई 13 साल का था, यौन शोषण किया। अच्छा, 13 साल का बच्चा। और ये कब की बात है? ये घटनाएं 2020 की हैं, फरवरी से जून के बीच की बताई गई। कई बार ऐसा हुआ, ऐसा आरोप था। और ये सब सामने कैसे आया, मतलब शिकायत इतनी देर से क्यों हुई? हुआ ये कि उस समय, मतलब 2020 में, पीड़ित का परिवार याचिकाकर्ता के पड़ोस में ही रहता था। फिर अगस्त 2020 में वो लोग दुबई चले गए। ओह अच्छा, दुबई चले गए थे। हाँ, और करीब 4 साल बाद जब वो लौटे तो मां ने नोटिस किया कि बेटे के व्यवहार में कुछ मनोवैज्ञानिक बदलाव आ रहे हैं। फिर जब उन्होंने बेटे से बात की तब उसने इन घटनाओं का जिक्र किया। उसके बाद ही मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। समझ गई। और इसी एफआईआर और चार्जशीट को रद्द कराने के लिए याचिकाकर्ता हाई कोर्ट गई, सीआरपीसी 482 में। बिल्कुल सही। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो फिर कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से क्या दलीलें दी गईं? मतलब क्यों रद्द होनी चाहिए थी कार्रवाई? उनकी तरफ से मुख्यतः 4 बातें उठाई गई। पहली तो यही कि रिपोर्टिंग में देखिए लगभग 4 साल की देरी हुई है, जो बहुत ज्यादा है। तीसरी, और ये पॉइंट कानूनी तौर पर बहुत अहम था, कि पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 जो हैं वो सिर्फ पुरुषों पर लागू होती हैं। सिर्फ पुरुषों पर? तो ऐसा क्यों? उनका तर्क था कि कानून में ही यानी वह सर्वनाम का इस्तेमाल है और एक महिला किसी पुरुष का इस तरह का यौन अपराध, मतलब पेनिट्रेटिव असॉल्ट, नहीं कर सकती। अच्छा, ये तो एक्ट की व्याख्या का बड़ा सवाल खड़ा कर दिया उन्होंने। और चौथी दलील थी कि पीड़ित लड़के का पौरुष परीक्षण, जिसे पोटेंसी टेस्ट कहते हैं, वो नहीं कराया गया। शायद वो इसे सबूत के तौर पर जरूरी मान रहे थे। तो ये तो हुई याचिकाकर्ता की बातें। अब राज्य सरकार और शिकायतकर्ता का क्या कहना था इन दलीलों पर? जी, उन्होंने इन सभी दलीलों का पुरजोर विरोध किया। उनका सबसे मुख्य तर्क ये था कि पीओएसओ एक्ट पूरी तरह से लिंग तटस्थ है, मतलब जेंडर न्यूट्रल है। जेंडर न्यूट्रल? हाँ, उन्होंने कहा कि एक्ट की धारा 3 जो अपराध को परिभाषित करती है, वो कोई भी व्यक्ति यानी पर्सन शब्द से शुरू होती है। उसमें लिंग का कोई भेद नहीं है। और उन्होंने आईपीसी की धारा 8 का भी हवाला दिया, जो कहती है कि जब तक संदर्भ अलग न हो, ही सर्वनाम में पुरुष और महिला दोनों शामिल माने जाते हैं। अच्छा, तो आईपीसी की मदद ली उन्होंने? जी। और उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले सुंदरी गौतम बनाम एनसीटी दिल्ली वाले मामले का भी जिक्र किया, जहां कोर्ट ने ऐसी ही व्याख्या की थी पहले। और जो रिपोर्टिंग में देरी वाली बात थी, उस पर क्या कहा उन्होंने? देरी पर उनका कहना था कि ये बच्चे को जो मानसिक आघात पहुंचा है, जो सदमा लगा है, उसकी वजह से हुई है। ऐसे मामलों में ये स्वाभाविक है। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के भीकू तुकाराम जाधव केस का उदाहरण दिया, जहां कोर्ट ने माना है कि यौन शोषण के मामलों में देरी हो सकती है। उनका कहना था कि आरोप गंभीर हैं, चार्जशीट में तथ्य हैं, इसलिए ट्रायल तो होना ही चाहिए। तो मतलब कोर्ट के सामने मुख्य सवाल ये थे कि क्या पॉक्सो महिलाओं पर लागू होता है, क्या ये एक्ट जेंडर न्यूट्रल है, और क्या देरी या पोटेंसी टेस्ट न होने से केस खारिज हो सकता है। बिल्कुल, यही मुख्य मुद्दे थे। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने इन सब पे क्या पाया, क्या निष्कर्ष निकाले? हाँ, कोर्ट ने इन सभी बिंदुओं पर बहुत गहराई से विचार किया। पहला, क्या पॉक्सो लिंग तटस्थ है? कोर्ट का जवाब था हाँ, बिल्कुल है। उन्होंने एक्ट के उद्देश्य, बच्चे की परिभाषा, धारा 2D, आईपीसी की धारा 8 और सुंदरी गौतम केस, इन सब को देखते हुए माना कि ये एक्ट जेंडर न्यूट्रल है। स्पष्ट कर दिया कोर्ट ने। जी। दूसरा सवाल, क्या धारा 4 और 6 महिलाओं पर लागू हो सकती हैं? इसका जवाब भी हाँ में था। कोर्ट ने कहा कि धारा 3 में कोई भी व्यक्ति लिखा है और इसमें वो एक्ट भी शामिल हैं जहां अभियुक्त बच्चे को अपने साथ या किसी और के साथ कुछ करने पर मजबूर करता है,
ये सिर्फ पुरुष द्वारा पेनिट्रेशन तक सीमित नहीं है। अच्छा, मतलब परिभाषा व्यापक है। बिल्कुल। तीसरा, क्या प्रथम दृष्टया अपराध बनता है? कोर्ट ने शिकायत, पीड़ित और मां के बयान, चार्जशीट के फैक्ट्स देखे और कहा कि हाँ, पहली नजर में अपराध बनता दिखता है, इसलिए ट्रायल जरूरी है। कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि पुरुष बच्चों का यौन शोषण भी समाज की एक सच्चाई है। और देरी के मुद्दे पर? चौथा, क्या 4 साल की देरी कार्रवाई को रद्द करने का आधार है? कोर्ट ने साफ कहा, नहीं। खासकर बच्चों से जुड़े यौन शोषण मामलों में सदमे, डर, समाज के डर से रिपोर्टिंग में देरी आम बात है। ये ट्रायल में देखा जा सकता है, पर सिर्फ इस आधार पर एफआईआर रद्द नहीं होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट के श्रीकांत शर्मा केस का भी जिक्र हुआ। सही है। और वो पोटेंसी टेस्ट वाली बात? पांचवा, क्या पौरुष परीक्षण न होना घातक है? इसका जवाब भी नहीं था। कोर्ट ने कहा कि ये कोई रूटीन जरूरत नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट के काजेंद्रन जे केस का हवाला दिया और इस दलील को भी नहीं माना कि सदमे में इरेक्शन नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा यह एक जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो मतलब कोर्ट ने याचिकाकर्ता के लगभग सभी मुख्य दलीलों को खारिज कर दिया? जी हाँ, बिल्कुल। तो फिर अंतिम निर्णय क्या आया? कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की जो याचिका थी सीआरपीसी 482 के तहत उसे खारिज कर दिया। यानी केस चलेगा? हर मतलब ट्रायल कोर्ट में अब मामला आगे बढ़ेगा, कार्यवाही जारी रहेगी। लेकिन कोर्ट ने एक बात साफ कर दी कि इस आदेश में उन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशन दिए हैं वो सिर्फ इस याचिका के लिए हैं। ट्रायल कोर्ट पर उनका कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये जरूरी होता है? जी, ट्रायल कोर्ट बिना किसी प्रभाव के सबूतों और तथ्यों के आधार पर अपना फैसला करेगा। ये फैसला तो वाकई काफी महत्वपूर्ण है, खासकर वकीलों और लॉ स्टूडेंट्स के लिए जो पीओएसओ मामलों को देखते हैं। इसके मुख्य निहितांत या इम्प्लीकेशंस क्या समझें? निश्चित रूप से बहुत अहम फैसला है। पहला और सबसे बड़ा निहितार्थ तो यही है कि ये पीओएसओ एक्ट की लिंग तटस्थ प्रकृति को और मजबूती देता है। ये एकदम साफ करता है कि महिलाएं भी इस एक्ट के तहत आरोपी हो सकती हैं। ये बड़ी बात है। दूसरा, ये इस बात पर जोर देता है कि यौन शोषण जैसे गंभीर मामलों में जहां देरी होना संभव है, तकनीकी वजहों से केस को शुरू में ही बंद नहीं कर देना चाहिए। ट्रायल का अपना महत्व है। सही। और तीसरा, ये हमें ये भी दिखाता है कि हमारा कानून कैसे सामाजिक वास्तविकताओं जैसे कि पुरुष बच्चों के साथ भी यौन अपराध होते हैं, उनको समझने और एड्रेस करने के लिए इवॉल्व हो रहा है। कानून का मकसद बच्चे की सुरक्षा है, लिंग कोई भी हो। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बहुत ही अहम और प्रगतिशील व्याख्या है कानून की। आज की केस लॉ चर्चा आप तक लाए स्कूट लीगल ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज, प्रैक्टिसिंग वकीलों के लिए बहुभाषी कानूनी दस्तावेजीकरण में विश्वसनीय विशेषज्ञ। जब कभी आपको कानूनी अनुवाद या ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत हो, स्कूट लीगल आपका साथी है।